गुड मॉर्निंग सर्वांचं LSMच्या लेक्चरला स्वागत आहे. आज आपण सेकंड युनिट स्टार्ट करतो LSMचा. आय थिंक तुम्हाला फर्स्ट युनिट मध्ये काही प्रॉब्लेम नसावेत आणि युनिट सेकंडचं आपलं पहिलं चॅप्टर जे आहे ट्रान्सपोर्टेशन खूप खूप इझी आहे. जे अगदी तुम्हाला ते झाल्यानंतर तुम्ही म्हणाल मॅडम ठेवायला असं सिलेबस का दिला असेल. खूपच सिंपल, फक्त तुम्हाला काय की काही जे हार्ड वर्ड्स येतील ते लक्षात ठेवायचे. तुम्हाला जे पॉइंट्स वाईजच आहे, सगळा सिलेबस जवळपास पॉइंट्स लक्षात ठेवणं तुमचं रोल असणार आहे. त्यामध्ये इंट्रोडक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन, फंक्शनॅलिटी, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन जर केलं जातं तर मग आपल्याला बऱ्याचदा क्वेश्चन पडतो की मॅडम ह्याच्यामध्ये नक्की काय काय कामं केली जातात. आता जेव्हा एका प्लेस वरून दुसऱ्या प्लेसला एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे एखादा गुड्स काय केला जातो, मूव्ह केला जातो. तर फक्त एवढंच असतं का मग त्याच्यामध्ये आणखी काय फंक्शन्स होतात ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये, तर त्या गोष्टी आपण इथे स्टडी करतो. प्रिन्सिपल्स काय आहेत ट्रान्सपोर्टेशनचे, प्रत्येक गोष्टीला प्रिन्सिपल्स दिलेले आहेत. मॅनेजमेंट, जसं आपण फर्स्ट इयरला शिकलो प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट, त्यामध्ये काय काय येतं, मग मॅनेजमेंटचे फंक्शन्स येतात, आणखी लिडरशिप येते, लिडरशिपच्या क्वालिटीज येतात. त्यानंतर तुम्हाला एक स्ट्रक्चर दिलंय, सेंट्रलायझेशन, डिसेंट्रलायझेशन येतं. हे सगळं सगळं जे प्रिन्सिपल मध्ये शिकलो, तसं आता ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय प्रिन्सिपल्स आहेत. तुम्हाला इन फ्युचर अगदी इंटरव्ह्यूला सुद्धा जरी विचारला एखादा क्वेश्चन की प्रिन्सिपल्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन काही सांगू शकताय का, तर तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचंय. फक्त एक्झाम साठी म्हणून नाही, तर फ्युचर मध्ये तुम्हाला त्याचा कसा वापर करायचा. पार्टिसिपंट्स कोण कोण असतील, जसे की यामध्ये आपण पार्टिसिपंट सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये पाहिले की नाही, की चॅनल मेंबर्स आहेत, कॉन्टॅक्ट पर्सन्स आहेत, बरोबर, त्यानंतर एजंट्स आहेत, जॉबर आहेत. तसं इथे आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये काय असेल, रेल्वे, रोडवे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण ट्रान्सपोर्टेशन ज्या मोडच्या थ्रू करतो तर त्याचे ते कसे वापरले जातात, ते युजफुल कसे आहेत, किंवा त्याचे ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज. रेल्वेच्या थ्रू जर ट्रान्सपोर्टेशन केलं तर काय बेनिफिट मिळतं, रोडवे, एअरवे, वॉटरवे, म्हणजे हे सगळे वेज तुम्हाला एक्सप्लेन केले की याच्या थ्रू तुम्ही या मोडच्या थ्रू कुठल्या टाईपचं ट्रान्सपोर्टेशन करू शकता. कारण प्रोडक्ट्स मध्ये जसं आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की प्रोडक्ट्स आर टँजिबल अँड सर्व्हिसेस आर इंटँजिबल, तसंच प्रोडक्ट्स मध्ये सुद्धा आहे की प्रोडक्ट्स काही पेरिशेबल आहेत. मग त्याच्यासाठी कुठला चांगला मोड तुम्ही वापरू शकता, कुठले फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करतात, इन्फ्लुएन्स करतात ट्रान्सपोर्टेशनच्या डिसिजनवर. तुम्ही जर ॲज अ मार्केटर डिसिजन घेणार आहात की मला माझं प्रोडक्ट ट्रान्सपोर्ट करायचंय, तर त्याच्यासाठी कुठल्या फॅक्टर्सचा विचार करणं गरजेचं आहे. त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं असेल, ट्रान्सपोर्टेशनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसं ऑर्गनायझेशनचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं, त्यांचे काही डिपार्टमेंट्स असतात, त्या डिपार्टमेंट्स मध्ये पुन्हा एम्प्लॉईज असतात. त्या पद्धतीने ट्रान्सपोर्टेशन नक्की कसं स्ट्रक्चर तयार करू शकतं, इंटरमोडल ट्रान्सपोर्टेशन कसं केलं जातं, किंवा कंपेरिंग पॉइंट्स दिलेले आहेत की रेल्वेचा वापर केला, रोडवेचा वापर केला, तर ह्या दोघांमध्ये आपण काय केलं की कंपेरिंग केलेलं आहे की कुठलं एक्सपेन्सिव्ह आहे, कुठलं नाहीये, कुठलं सुटेबल असेल. तर अशा पद्धतीने कंपॅरिझन वॉटरवे आणि रोडवेचं सुद्धा दिलंय. फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, म्हणजे कुठल्या फॅक्टर्स त्या कॉस्टवर इम्पॅक्ट करतात. तर अशा पद्धतीने हा रिव्ह्यू आहे. यामध्ये आता आपण इंट्रोडक्शन पासून स्टार्ट करणार आहोत. बघा, what is mean by introduction. Transportation is derived from the Latin word transporate. म्हणजे काय की मुळात त्याचं इव्होल्युशन कसं आहे. जसं आपण प्रत्येक गोष्टीचं आतापर्यंत मॅनेजमेंटचे जेवढे टॉपिक स्टडी केले, तर त्याची सुरुवात कशी झाली. मग आता ट्रान्सपोर्टेशन हा वर्ड कसा आला, तर तो लॅटिन वर्ड आहे ट्रान्सपोरेट, वेअर ट्रान्स मीन्स अक्रॉस अँड पोर्टेअर मीन्स टू कॅरी, म्हणजे अक्रॉस आणि कॅरी. अशा पद्धतीने त्याचं काय झालं की ट्रान्सपोर्टेशन रेफर्स टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की मूवमेंट केली जाते एका प्लेसला. सपोज खेडमध्ये प्रोडक्ट आहे, दापोलीत पाठवला, म्हणजे मी काय केलं, ट्रान्सपोर्ट केला. सिन्स प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन अ डिफरंट एरिया and are consumed in a different area, transportation physically moves the product from where they are produced and to where they are needed.
ट्रान्सपोर्ट कसे केले जातात की प्रोडक्शन केल्यानंतर त्याच्या कंझम्पशन साठी ते डिफरंट डिफरंट एरिया मध्ये पाठवले जाते. मतलब कि यहाँ पे कि जहाँ पे जरूरत है एज पर कस्टमर नीडेड and at that point you have to transfer your products, move your products. It acts as a physical link that connects the company to its suppliers and customers. यहाँ पे हर बार कंपनी सप्लाई करेगी ऐसा नहीं, कभी कभी हम सप्लायर्स भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जिनके थ्रू हम फाइनल कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं मूव कर दिया जाता है या उसका मूवमेंट होता है. गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. अभी इंडस्ट्री की ग्रोथ होने के लिए ये भी एक बेसिक पिलर है, यानी कि इसका भी यूज किया जाता है. मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ जो हो रही है, कॉमर्स रिलेटेड जो ग्रोथ है, तो उसके लिए ये भी जिम्मेदार है ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम हमारी किस तरह की है. समझे ना. तो यहाँ पे हमें और एक चीज दी है. इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ट्रेड ऑफ गुड्स वाज कैरिड आउट थ्रू द लँड अँड सी रूट्स. म्हणजे जोपर्यंत आपल्याकडे ब्रिटिश आलेले नव्हते तोपर्यंत काय कंडिशन होती, आपण गुड्स कसे कॅरी करत होतो, लँडच्या थ्रू किंवा सीच्या थ्रू. सी रूट जे आहे समुद्रावरून आपण ते काय करत होतो, आयात निर्यात. द पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज वन ऑफ द फायनेस्ट अँड इंडिया अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. अँड हाऊएव्हर the British introduced the railways, modernized and road infrastructure. म्हणजे तुमचा जो काही व्यापार आहे तो 70% हा कशाच्या थ्रू चालत होता की सी रूटने तुम्ही तो करत होता. पण ब्रिटिशांनी आल्यानंतर काय केलं की रेल्वे किंवा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी डेव्हलप केलं. आफ्टर इंडिपेंडन्स म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काय केलं आपण, इंडियन गव्हर्नमेंट फर्दर डेव्हलप द रोड, एअर, रेल अँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. मग आपल्या गव्हर्नमेंटने पुन्हा काय डेव्हलपमेंट केली की ट्रान्सपोर्टेशन साठी जे मोड्स आहेत त्यामध्ये रोडचा एक वे ठेवला, एअर वे ठेवला, रेल्वे ठेवला आणि वॉटर ट्रान्सपोर्ट ठेवला. In recent times, the government has embarked upon projects such as Golden Quadrilateral. म्हणजे आपल्याला इथे काय दिलंय की नॅशनल हायवेज जे आहेत नेटवर्क कनेक्टिंग करतात, वेगवेगळ्या सेंटर्सचं कनेक्शन इथे होतं. तर इथे अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट्स गव्हर्नमेंटने काय केले, काम त्याच्यावर सुरू केलेलं आहे. However, the degree of sophistication of transportation network depends upon the level of economic development and level of infrastructural development in that country. हे जे ट्रान्सपोर्टेशनचं नेटवर्क बनवतो हे कशावर डिपेंड आहे की आपली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट किती झालेली आहे. आपल्याकडे जर पैसाच नसेल आपण काय डेव्हलपमेंट करणार आहोत, कुठलीच नाही करणार आहोत. रोड्स कसे बनवणार, कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क कसं तयार करणार, एका प्लेस वरून दुसऱ्या प्लेसला मला जर प्रोडक्ट मूव्ह करायचा, मी जर रोडवे थ्रू करत असेल, रोडचं काही इन्फ्रास्ट्रक्चरच नसेल तर मी कसं काय तो मूव्ह करेल किंवा त्याचा इकॉनॉमीवर कसा इम्पॅक्ट होईल. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशनचं नेटवर्क तुमच्याकडे अवेलेबल असेल. ओके ना. सो let's see first point, transportation functionality. It is most of the visible elements of logistic operation. म्हणजे काय की ट्रान्सपोर्टेशन हा जो पार्ट आहे ते विजिबल एलिमेंट आहे असं का म्हटलंय. ते बॅकस्टेजला ऍक्टिव्हिटीज होतात का, बॅकस्टेजला तुम्हाला काहीच समजत नाही कशा पद्धतीने मूव झाला, ही काही जादू वगैरे का नाही ना. म्हणजे जसं आपण जादूचे प्रयोग बघतो की नाही, त्यामध्ये हा प्रोडक्ट इथे होता एका हातामध्ये, तो जादूगर तुम्हाला दाखवतो की हे बघा माझ्या या हातामध्ये पेन्सिल आहे किंवा कॉइन आहे, आणि दुसऱ्या वेळेस तो हा हात खोलून दाखवतो की हे बघा आता तो इकडच्या हातामध्ये आला, हा हात रिकामा असतो. ही जादू वगैरे नहीं, दैट इज मोस्ट विजिबल एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन. यानी कि लॉजिस्टिक में जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं तो उसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन ये दिखने वाला है, हम इसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को. Consumers are used to see the trucks and train moving products from one place to another. हम लोग हर चीज को देख सकते हैं, कौन से भी वे से अगर जा रहा है,
तो ट्रक को देख सकते हैं, यानी कि रोडवे से अगर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो हम ट्रेन को भी देख सकते हैं. सो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट स्टोरेज. मूवमेंट होगी, प्रोडक्ट को एक बार एक प्लेस पे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा. सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट मूवमेंट. Whether the product is in the form of materials, components, work in process, assemblies or finished goods, transportation is necessary move it to the next stage of the manufacturing process or physically closer to the ultimate customer. अल्टीमेट कस्टमर क्यों कहा गया है कि कस्टमर कौन सा है, कौन से कस्टमर को उस चीज की जरूरत है, नीड क्या है उसकी, तो वहां तक उसे पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. प्रोडक्ट मूवमेंट हम लोग जो करते हैं, तो किस टाइप के प्रोडक्ट की मूवमेंट की जाती है, तो कभी कभी उसमें मटेरियल भी रहेगा जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जरूरी है, तो उसका भी हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट कर सकते हैं. कंपोनेंट्स रहेंगे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है, वर्किंग प्रोसेस रहेगा, कभी असेंबलीज रहेंगे, कुछ फिनिश गुड्स रहेंगे जो कि रेडी पोजीशन में. तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. हर बार ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रेडी प्रोडक्ट ही मूव कर दिया, तो बहुत बार हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो नेसेसरी थिंग्स है, तो उनका भी मूवमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मूवमेंट. तो प्रोडक्ट के इसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे. Hence, primary transportation function of product movement is moving the product up and down and the value chain from supplier to customer. Value chain क्यों कहा गया है यहाँ पे कि सप्लायर्स कौन से आपके हैं, किस तरह का चैनल आपने सिलेक्ट किया है, किसके थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे एक चेन तैयार की जाएगी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन. वैल्यू क्यों, क्योंकि वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो जाएगा कि जो अगर उस सप्लायर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके लिए नॉर्म्स क्या बनाए गए, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है. सो इट इज अ वैल्यू चेन, प्रोडक्ट अप एंड डाउन द वैल्यू चेन. ओके, सो सिंस ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेस टेम्पोरल यानी टाइम, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या यूटिलाइज करता है, अगर मुझे प्रोडक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है, तो एट दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन विल यूटिलाइज द टाइम, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस. इट इज इंपॉर्टेंट दैट आइटम्स आर मूव ओनली व्हेन इट ट्रूली एनहांस द प्रोडक्ट वैल्यू. तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू कब बनती है, it is important that atoms are moved only when it truly enhance the product value. प्रोडक्ट की अगर कुछ वैल्यू है तो ही हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. वैल्यू मतलब क्या है की उसकी जरूरत होना बहुत जरुरी आहे. विनाकारण तुम्ही आता बस मध्ये बसलात आणि उगाचच म्हणून कुठेतरी गेलात, असं होतं का? मोस्ट ऑफ टाइम असं होत नाही. काहीतरी रिझन असतं, म्हणजेच काय की तुमच्या जाण्यामागे काहीतरी व्हॅल्यूज तुम्ही डिफाइन केलेल्या असतात की मला जाऊन एंटरटेनमेंट तरी करायची असेल, मला ती प्लेस पाहायची असेल, कोणाला तरी भेटायचं असेल. सेम ॲज इट इज प्रोडक्टची जी मुवमेंट होते, तर ती प्रोडक्टची व्हॅल्यू आपण काय केलेली असते, डिफाइन केलेली असते की हा प्रोडक्ट नक्की कुठल्या कारणासाठी, काय गरज आहे याची, आणि त्या पद्धतीने त्याची मुवमेंट केली जाते. ओके, टेम्पोरल रिसोर्सेस. आता जसं तुम्हाला इथे सांगितलं की ट्रान्सपोर्टेशन काय काय युटिलाइज करतं, तर पहिला दिला टेम्पोरल म्हणजे टाइम रिसोर्सेस. Transportation uses temporal resources because the product is locked up during transit. म्हणजे काय, तर जेव्हा प्रोडक्ट ट्रान्सिट केला जातो तेव्हा काय असतो, लॉकअप म्हणजे hence inaccessible during the transportation and the product is in transit inventory. That means inaccessible है मतलब क्या है, कब हम प्रोडक्ट को लॉक करके रखते कि अभी तक उसकी जरूरत नहीं है, जब तक उसकी डिमांड मार्केट से नहीं आती है तब तक हम उसे क्या करते हैं, लॉक में रखते हैं, यानी कि स्टोर करके रखा जाता है. दैट इज कॉल्ड इन ट्रांसिट इन्वेंटरी. ओके,
दिस इज टाइम इज अ रिसोर्स दैट इज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही मतलब कि क्विक एक्शन तो हम लेते हैं, इफेक्टिव या इफिशियंसी का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हमने यहाँ से, जैसे हम लोग ऑनलाइन इसमें देखते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यहाँ से बटन दबाए वहां पे मिल गया, ऐसा तो नहीं ना, किसी भी चीज के लिए कुछ टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम इज अ रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, उसका मूवमेंट करना है एज पर रिसीवर्स नीड या एज पर योर कस्टमर्स नीड्स। आपको उस टाइम पीरियड को सेट करना है और उस टाइम पीरियड के अंदर उसका मूवमेंट करना है, यानी कि ये एक रिसोर्स है। टाइम क्या है? रिसोर्स है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से? अभी जैसे हमने देखा ना, ये तीनों रिसोर्सेज यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बताया। अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइज किस तरह से करेंगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड विद इन द कंपनी ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स or externally for commercial or public transportation, that means driver, vehicle, operating cost, general and administrative cost। यानी कि फाइनेंस कहाँ कहाँ पे लगता है? ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ऑब्वियसली कंपनी क्या करेगी, कुछ व्हीकल्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें मूव करने के लिए अगर कोई ट्रक भी है या कोई टैक्सी भी है, तो इसमें क्या लगेगा? कोई चलाने वाला या ना ड्राइवर लगेगा। व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, व्हीकल को भी कॉस्ट लगती है, मेंटेनेंस रहता है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फ्यूल का भी कॉस्ट रहेगा या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सिस्टम प्रोसेस बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू मैं अरेंज कर लूंगी उस व्हीकल्स को। उसके बाद ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि वो सब चीजें करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी लगेगी। तो यहाँ पे फाइनेंस यहाँ पे यूज किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। द कॉस्ट एंड द मनी लॉकअप इन ट्रांसिट इन्वेंटरी, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए फाइनेंस के अंदर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि उसका भी ट्रांसिट इन्वेंटरी में हम लोग क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि ट्रांसिट इन्वेंटरी में वो स्टॉक रहती है। एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, जैसे कि लॉस, प्रोडक्ट लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्सपेंसेस आते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ काम एकदम क्लियर, ऑल क्लियर है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो ऐसा तो 101% कभी नहीं होता है। कौन सी भी अगर एक्टिविटी आप कंप्लीट कर रहे हो तो 0.01 तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट सिस्टम रहती है। यानी कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज अगर मैं नहीं कर रही हूँ, तो शायद हैंडलिंग के दौरान भी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट को आप कुछ लॉस हो सकता है, प्रोडक्ट डैमेज हो सकते हैं, तो उसका एक्सपेंस तो मुझे लगेगा ही। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्रोडक्ट लॉस और डैमेज का भी एक्सपेंस है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स यूज किया जाएगा। ओके ना? सो नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंटल रिसोर्स। ये तीनों रिसोर्स हम लोग यूज करने वाले, टाइम रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है और एनवायरमेंटल रिसोर्स। तो किस तरह से यूज कर रहे हैं? अभी थर्ड जो पॉइंट है, एनवायरमेंटल रिसोर्स। ट्रांसपोर्टेशन यूजेस एनवायरमेंट रिसोर्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे पता है कि डायरेक्टली भी यूज किया जाता है, इनडायरेक्टली भी। तो डायरेक्ट का मीनिंग क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द एनर्जी, दैट मीन्स फ्यूल और ऑयल का यूज कर लेते हैं हम लोग। व्हीकल अगर चलती है तो किस चीज पे चलती है? तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि जितने सारे व्हीकल्स है या जो भी वे मोड आप चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फ्यूल या ऑयल का यूज किया जाएगा। इट अकाउंट्स फॉर नियरली 68% ऑफ द टोटल फ्यूल कंजप्शन इन द वर्ल्ड। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोसेस के लिए हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में 68% फ्यूल यूज किया जाता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइज करता है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज डायरेक्टली in fuel form, okay, and indirectly how they use it resources, it creates environmental problems through congestion। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहने वाले, बहुत बड़ी अगर जगह है, तो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन इसकी वजह से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, रोड के नजदीक आपकी बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है वहां पे, तो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको बीमारियां भी हो सकती है, डिसीजेस कैन बी ऑकर, ओके, समटाइम्स। सो
यहाँ पे एनवायरमेंटल रिसोर्स इस तरह से यूज किए जाएंगे। प्रोडक्ट स्टोरेज, अभी ये एक सेकंड पॉइंट बताया कि प्रोडक्ट का स्टोरेज किस तरह से किया जाता है। प्रोडक्ट स्टोरेज इन्वॉल्व्स टेम्पररी स्टोरेज इन स्टेशनरी व्हीकल। Product storage is expensive in transport vehicle, but sometimes keeping overall cost in mind, this is adopted in situations. Product storage कब किया जाता है, कौन सी situation में किया जाता है? The cost of unloading and reloading the product in the warehouse is more expensive. अभी प्रोडक्ट स्टोरेज के दौरान क्या किया जाता है कि कॉस्ट कौन सी आती है, मुझे किसी वेयर हाउस से क्या करना है कि किसी ट्रक में प्रोडक्ट को लोड करना है, लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो भी है, रीलोडिंग भी करना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसे हालात में उसके लिए कॉस्ट आती है। तो वेयर हाउसिंग में स्टोर रखना ये भी तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। द डेस्टिनेशन वेयर हाउस हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड therefore the transportation vehicle is being used as a temporary storage operation. यानी कि कभी कभी आप लोग वेयर हाउसिंग का जितना मटेरियल है मैंने सेल कर दिया है, लेकिन जो रिसीवर है उसके पास जो वेयर हाउस है उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसी है, मिनिमम कैपेसिटी है, लिमिटेड स्टोरेज उसके पास है। डेस्टिनेशन वेयर हाउस यानी कि रिसीवर के पास अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो मुझे टेम्पररी स्टोरेज का ऑप्शन रखना पड़ता है कि सेल होने के बाद भी कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही वो प्रोडक्ट स्टोर करके रखना पड़ेगा। At other times temporary storage is used to diversion, यानी कि sometimes क्या होता है कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, फिर मैं आपको समझाती हूँ, आप एग्जांपल देख लो कि टेम्पररी स्टोरेज की कंडीशन सिचुएशन किस तरह की आती है। सपोज अ प्रोडक्ट इज इनिशियली शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर, यानी कि आपके शेड्यूल के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद, बट ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस इट इज डिटरमाइंड दैट, डिलीवरी प्रोसेस करते वक्त हमारे ध्यान में ये आता है, हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि विशाखापट्टनम वेयर हाउस इज इन ग्रेटर नीड ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद सेंड कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं उसकी, तो उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें समझ में आता है कि विशाखापट्टनम का जो वेयर हाउस है आपका, वहां पे इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। द प्रोडक्ट विल बी डाइवर्टेड एट द अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ऑफ विशाखापट्टनम। तो आपने आपका जो डायरेक्शन चेंज कर दिया, मुंबई से निकला हुआ जो प्रोडक्ट था आपका वो हैदराबाद ना जाते हुए कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, विशाखापट्टनम पे पहुंच गया, क्योंकि वहां पे आपके प्रोडक्ट की नीड है। तो ये जो डाइवर्ट किया गया यानी कि दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ दैट स्टोरेज। मतलब कि इस हालात में भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। प्रोडक्ट स्टोरेज हम लोग देखते, समझ में आया। अभी प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऐसा बताया कि प्रिंसिपल्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या बताया कि किस तरह से हम इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, और इकोनॉमीज ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बारे में हमें जानकारी लेनी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अ प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेट decreases when the size of the shipment increases. शिप की साइज कितनी है उसके हिसाब से हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेट डिक्रीज। एक युनिट साठी तुम्हाला येणारी जी कॉस्ट आहे, एक युनिट जेव्हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो त्याचं वेट किती आहे, तर तो डिक्रीज कधी होते ती कॉस्ट, जेव्हा तुमची शिपची साईज कशी असेल, शिपमेंटची साईज इन्क्रीज झालेली असेल। कसं आपल्या याच्यावर इकॉनॉमीज ऑफ स्केलवर इम्पॅक्ट होतो बघा। आता सपोज ट्रक आहे, ट्रकची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे आणि तुमच्याकडे असणारं जे काही प्रोडक्ट्स आहेत त्याचं वेट किती आहे, आणि पर कॉस्ट पर युनिट ऑफ वेट त्यांनी सांगितलं की एका युनिटचं वेट किती आहे, त्यानुसार तुम्ही काय केलंय, कॉस्टिंग लावलेलं ट्रान्सपोर्टेशनचं। पण जर साईज कशी आहे, बिग आहे साईज शिपमेंटची, तर मग इथे तुम्ही जास्त प्रमाणात शिपमेंट करताय प्रोडक्ट, तर मग तुम्हाला तिथे कॉस्ट डिक्रीज केली जाईल। दिस इज पॉसिबल मेनली बिकॉज फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग द लोड्स, यानी कि यहाँ पे आपने जब मूविंग किया, इसका प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया, तो इसमें कौन सी कॉस्ट लगाई जाती है, फिक्स कॉस्ट, एंड द
It gets spread over large number of units and thereby reducing cost per unit. अगर हम लोग पर यूनिट की कॉस्ट मेजर करने गए तो शायद क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आने वाली कॉस्ट है तो वो बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट रखेंगे कि वन टाइम अगर मैं डिलीवरी कर रही हूँ किसी ट्रक के थ्रू, अगर मेरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वन राउंड के लिए मुझे कितना फिक्स कॉस्ट मैंने ये कर दी, तो उसके अंदर कितने यूनिट के प्रोडक्ट्स मैंने रखे तो ये मैं मेजर नहीं करूंगी, यूनिट वाइज मैं कॉस्ट नहीं लगाऊंगी। तो मेरा राउंड कितने होंगे फिक्स कॉस्ट उसके लिए, वन राउंड में उतना जितनी ट्रक की कैपेसिटी है, शिपमेंट जितने प्रोडक्ट की जाएगी तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट रहेगी, दैट इज कॉल्ड economies of scale. Fixed cost includes those expenses that do not vary with the volume of shipment. यानी कि अगर वन राउंड के लिए आपके ट्रक के लिए जितना फ्यूल लगता है उसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं, मतलब कि उसके एक्सपेंसेस में फिक्स कॉस्ट जहाँ पे लगाए कहाँ पे लगाई जाती है कि एक्सपेंसेस दैट डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ शिपमेंट। आपने अगर एक ही बार में पूरे प्रोडक्ट्स लेके जाने वाले, अगर मेरे पास जितने प्रोडक्ट है जितने यूनिट है मेरे पास अवेलेबल, वो अगर आप 2 बार लेके गए तो शायद यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, मतलब कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। 2 राउंड के लिए जितनी एनर्जी या फ्यूल आप यूज करोगे तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस रहेंगे फिक्स कॉस्ट के अंदर कि जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ शिपमेंट पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग 10 kg ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल के बाद समझ में आता है आपको जट से। अभी मैंने फिक्स कॉस्ट यानी कि जो 10 kg गुड्स है एंड 1000 kg ऑफ गुड्स विल बी सेम, डिलीवरी मुझे कौन सी करनी है, 10 kg गुड्स की भी करनी है और 1000 kg गुड्स की भी करनी है, लेकिन इन दोनों के लिए कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेम है। तो क्यों है, hence when the size of shipment increases the fixed cost gets spread over a large shipment reducing the cost per unit। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। एट ए टाइम अगर मैं 10 kg भी भेज रही हूँ 1000 kg भी, वन शिपमेंट के अंदर ही वो क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। वन राउंड के अंदर अगर शिप हो रहा है तो हमें यहाँ पे स्पेस मिलती है, स्पेस अवेलेबल होती है, साइज ऑफ शिपमेंट के हिसाब से वो स्पेस इंक्रीज हो जाती है और फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है, समझे ना। Hence, in order to gain benefits of lesser transportation cost, managers try to combine smaller items and then deliver them rather than delivering half truck loads। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हम लोग क्या करते हैं, 10 kg के गुड्स तो बेचने ही है, ऊपर से मुझे क्या करना है 1000 kg का भी गुड्स एक बिग क्वांटिटी में है, सॉरी बिग साइज में अवेलेबल है और एक स्मॉल साइज में अवेलेबल है, ऐसा समझो, स्मॉल आइटम्स और बिग आइटम्स। तो अगर स्मॉल आइटम्स 10 ही है या स्मॉल आइटम्स 1000 kg के है गुड्स, तो मैं क्या करूंगी, अरेंज करूंगी, कंबाइन करूंगी उन दोनों को और एट ए टाइम दोनों डिलीवर कर दूंगी, यानी कि हाफ लोड कर दूंगी ट्रक को, समझे ना यहाँ पे। तो इसमें भी एक ही राउंड होगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। मैनेजर को इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ता है तो डिलीवरी के दौरान। ओके, इकोनॉमीज ऑफ डिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट है देखो, इसमें भी वही बताया कि डिस्टेंस किस तरह से मैटर करता है। Economies of distance is a principle which states that transportation cost per unit of distance decreases as distance increases। यानी कि डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ेगा कॉस्ट उस तरह से क्या होगी, मतलब कि उसी रेंज में कॉस्ट भी क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जिस तरह से कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगा। शिपमेंट ऑफ 800 किलोमीटर्स विल बी लेस कॉस्टली देन 2 शिपमेंट्स ऑफ 400 किलोमीटर्स। मतलब क्या है कि आपको कौन से डिस्टेंस पे जाना है, हम इकोनॉमीज ऑफ डिस्टेंस देख रहे हैं। 800 किलोमीटर्स पे डिलीवरी करनी है मुझे, ओके। इमेजिन करो कि दापोली यहाँ से 800 किलोमीटर्स है, इमेजिन करो, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना किलोमीटर है। तो यहाँ पे 800 किलोमीटर्स अगर है, वहां पे मुझे कोई प्रोडक्ट सेंड करना है तो दैट विल बी लेस कॉस्टली देन 2 शिपमेंट्स ऑफ 400 किलोमीटर्स। मतलब उससे पहले कौन सा आता है
कि फुरुस आता है, इमेजिन करो फुरुस 400 किलोमीटर्स पे है, फुरुस के अंदर मुझे क्या करना है, 2 बार डिलीवरी करनी है 400 किलोमीटर पे, मतलब डिस्टेंस कितना है, कम है, लेकिन 2 शिपमेंट है यहाँ पे, तो 1 शिपमेंट के लिए डिस्टेंस ज्यादा भी रहेगा 800 किलोमीटर, तो भी कॉस्ट मेरी कम होगी, लेकिन यहाँ पे कम डिस्टेंस के लिए भी अगर 2 बार डिलीवरी कर रही हूँ मैं प्रोडक्ट की, तो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर्स कम होने की वजह से भी यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा आ सकती है। समझ में आ रहा है? This principle is known as the tapering principle, since rates taper with increasing distance, and this is mainly because the fixed cost incurred to load and unload the vehicle gets spread over per unit of distance. डिस्टेंस के हिसाब से हमें क्या करना है कि लोड और अनलोड करने प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल सकता है कॉस्ट का। Thus, longer distances allow the fixed cost to be spread over more kilometers, resulting in lowering overall per kilometers charge. पर किलोमीटर के चार्ज के बारे में नहीं सोचना है, हमें डिस्टेंस को फिक्स करना है, लॉन्गर डिस्टेंस भी है तो फिक्स कॉस्ट लेनी है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर किलोमीटर के चार्जेस नहीं लगाएंगे, तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, अभी देखते हैं पार्टिसिपेंट्स। हु इज द पार्टिसिपेंट इन ट्रांसपोर्टेशन? पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो दिस नेटवर्क इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनके बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्यों बताया, उसका रीजन हम देखते हैं अभी नीचे वो क्या बोल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 पार्टीज। तो पार्टिसिपेंट्स के नेम दिए, शिपर, रिसीवर, कैरियर, गवर्नमेंट, ये लोग क्या है, पार्टिसिपेंट है ट्रांसपोर्टेशन के। तो इनके थ्रू, जैसे शिपर को ओरिजिनेटिंग पार्टी यानी जो प्रोडक्ट को तैयार करने वाली पार्टी, जिनका खुद का प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर, एंड रिसीवर जो अभी परचेस करने वाला है, जो डेस्टिनेशन पे यानी डिस्टेंस पार्टी है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। कैरियर यानी जो कैरी करने वाला है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू भी सप्लाई किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, पब्लिक है, पब्लिक के थ्रू भी किस तरह से किए जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के पार्टिसिपेंट्स है। ओके, सो सी फर्स्ट वन इज शिपर, कंसाइनर। Shipper is the party who transport the product to the market and ultimately to the final customer. Customer के लिए कौन शिप कर रहा है, तो शिपर खुद कर रहा है, he is known as consignor, and they normally the businessman who produce goods as per demand. ये बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्शन का काम है, एज पर मार्केट डिमांड, एज पर कस्टमर डिमांड, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है और सप्लाई कर रहा है कस्टमर के लिए गुड्स। ओके, रोल एंड पर्सपेक्टिव ऑफ शिपर। अभी उसका पर्सपेक्टिव क्या है, रोल क्या है शिपर का, वो किस तरह से देखता है इस प्रोसेस को, तो मूविंग द गुड्स फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड लोवेस्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली मैं प्रोडक्शन करती हूँ तो मेरा रोल क्या होगा कि जो भी डेस्टिनेशन पे मुझे ये भेजना है, गुड्स भेजने, तो उसके लिए कम से कम टाइम में मैं किस तरह से कम कॉस्ट में पहुंचा सकती हूँ, इसके बारे में मैं सोचूंगी, ये मेरा रोल रहेगा। डिलीवरी द गुड्स विदाउट एनी डैमेज और लॉस, 101% ये भी हो सकता है मेरा रोल, क्योंकि अगर मैं खुद प्रोडक्शन करती हूँ तो मैं डिलीवरी के दौरान डैमेज ना होने की कोशिश तो ऑब्वियसली करूंगी ही। एक्यूरेट एंड टाइमली एक्सचेंज, इसका ख्याल वो क्यों रखेगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर चाहिए तो हमें एक्यूरेसी का लाना बहुत जरूरी है हमारे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन की, और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ गुड्स, एक्यूरेट एंड टाइमली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर डिलीवरी लेट हो रही है तो उसके रिलेटेड क्या स्टेटस है, मेरा गुड्स कहाँ पे है, अभी तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो किस रीजन से नहीं पहुंचा, इसके बारे में जानकारी लेना, ये भी शिपर का काम है, रोल है, पर्सपेक्टिव है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर इनवॉइसिंग। यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है, इनवॉइस करना है यानी डिक्टेट करना है कि किस तरह से उसका डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो ये एज अ शिपर मेरे रोल से। सेकेंड इज रिसीवर यानी कंसाइनी, जो रिसीव करने वाला है। अभी सप्लायर ने तो शिपर ने सप्लाई कर दिया, डिलीवरी कर दी,
अभी वहां पे जो डिलीवरी लेने वाला है दैट इज कॉल्ड रिसीवर. कंसाइनी इज द पर्सन टू whom the goods are sent and they may be wholesaler, retailer or the final customer. कभी कभी डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में जाने वाले सो यहाँ पे कस्टमर रिसीवर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है. सो उनका रोल क्या है रिसीवर का? रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड लोवेस्ट कॉस्ट. ये भी ये जो पर्सन से पार्टिसिपेंट से ये भी यही सोचेंगे कि कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में मुझे अवेलेबल होना चाहिए. रिसीविंग गुड्स विदाउट एनी लॉस और डैमेज. उनको भी टूटे फूटे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उनको भी कंडीशन जिसकी अच्छी है प्रोडक्ट की उसी टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. तो डैमेज यहाँ पे अवॉइड करेंगे. एक्यूरेट एंड टाइमली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ गुड्स. अगर आपको कोई डिलीवरी मिल रही है, जैसे आप लोग ऑनलाइन अभी कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, तो आपको जब हमने ऑनलाइन परचेसिंग किया तो हम लोगों को पता चलता है कि हमारा अभी पार्सल कहाँ तक आया है, कितने दिन के अंदर हमारे पास आएगा. तो इसकी हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है. समझे ना? कैरियर कौन है? कैरियर के रोल में कौन काम करता है? सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आपको क्या करते हैं, उस टाइप की सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. ट्रांसपोर्टर हु कैरीज द शिपमेंट फ्रॉम द शिपर टू रिसीवर. अभी ट्रांसपोर्टर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है आपका, जिसके थ्रू कैरी किया जाएगा प्रोडक्ट, मूवमेंट की जाएगी. सो उसका रोल क्या है? टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. इसको रेवेन्यू क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को कम करना है. Carrier would like to charge the highest rate that the shipper will accept. Sorry, charge the highest rate that the shipper will accept. ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स किस तरह से हमें चार्ज करने हैं? तो हाईएस्ट रेट रखने हैं, लेकिन वो शिपर को एक्सेप्ट होने चाहिए, इतने ही हाईएस्ट होने चाहिए. नहीं तो हम शिपर के एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग रहते हैं, हमारे गोल्स कुछ अलग अगर रहे एज अ कैरियर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या ये बिजनेस कम हो सकता है, आपको ये ऑर्डर नहीं मिल सकती. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम चार्जेस रखना है, लेकिन दैट ऑफर्स दैट रेट्स आर एक्सेप्टेड बाय शिपर. मिनिमाइज द लेबर. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त जो कैरियर है वो क्या करेगा? लेबर कॉस्ट कम कर देगा. फ्यूल एंड व्हीकल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मूव द गुड्स. तो फ्यूल की जरूरत है यहाँ पे. ऐसा तो नहीं 4 किलोमीटर के लिए बाकी दूसरे कैरियर को इतना फ्यूल लगता है और मुझे इतना लगता है. इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं, एज पर इंजन रिक्वायरमेंट आपको उतनी कॉस्ट आने वाली है. व्हीकल का मेंटेनेंस या फ्यूल की कॉस्ट उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगी. यहाँ पे ओनली हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेबर कॉस्ट. जहाँ पे 10 लेबर की जरूरत है वहां पे अगर हमने 12 लगा दिए तो क्या होगा? लेबर कॉस्ट बढ़ गई तो आपके रेवेन्यू पे उसका इम्पैक्ट होगा. समझे ना? Carriers add value to supply chain by moving the product from one place to another. मतलब वैल्यू एडिशन यहाँ पे होता है सप्लाई चेन बाय मूविंग. यानी कि आपकी भी एक सप्लाई चेन रहेगी कि अगर मैंने यहाँ से दापोली तक प्रोडक्ट को ले गई, वहां से मेरा दूसरा जो सप्लायर है वो क्या करेगा? आगे अगर मुझे कहाँ पे सेंड करना है तो उस तरह से लास्ट डेस्टिनेशन तक शायद मेरी चेन रहेगी, और उस सप्लायर्स के थ्रू मैं क्या करूंगी? मेरा प्रोडक्ट कैरी करूंगी या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन करनी है. एड वैल्यू यानी कि जो भी आपकी प्रोसेस है वो स्मूथली होनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट को. तो इसकी वजह से वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके. फोर्थ वन इज गवर्नमेंट. अभी इसका रोल क्या है? इट इज मेजर पार्टिसिपेंट इन ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन. Government desires a stable and efficient transportation environment. गवर्नमेंट क्या चाहती है? उसकी डिजायर्स क्या है? स्टेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेंगे गवर्नमेंट है, तो ये पॉइंट तो आएगा. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स थ्रू आउट द कंट्री. तो रोल में क्या बताया? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले तो इसका रोल है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करो टू सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन. गवर्नमेंट may also regulate carriers by restricting the markets they can serve. यानी कि यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस लेने पड़ते हैं. आप ऐसे ही एक्सपोर्ट नहीं कर लेते हो प्रोडक्ट.
तो कौन से परमिशंस लेने पड़ते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं आप। इन इंडिया रेगुलेशन इज डन थ्रू परमिट व्हीकल्स दैट रिक्वायर टू गो टू लोकेशंस। व्हीकल्स को भी परमिट्स निकालने पड़ते हैं, विदाउट परमिशन आपकी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के इसमें नहीं जा सकती। सो ऑल इंडिया परमिट ये रिक्वायरमेंट है इसकी, रजिस्टर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर ऑल इंडिया परमिट। ओके, इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो इस तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट may support carrier by providing right of way infrastructure, यानी कि यहाँ पे इस तरह का नेटवर्क बनाया जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ वे फॉर रोडवेज फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑन कोर्स, यानी कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसका मीनिंग क्या है, नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोवाइड्स रेल नेटवर्क, इस तरह की भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपको दी जाएगी। गवर्नमेंट शुड आल्सो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओन ट्रांसपोर्ट मोड्स, गवर्नमेंट के खुद के भी कुछ मोड्स है जिनके थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल किए जाएंगे। ओके, पब्लिक का रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन में? जनरल पब्लिक आर द अनदर पार्टी who have a large involvement in the transportation transaction. Public demands for the goods produced not only in the country but also all over the world. कौन सी पब्लिक डिमांड करती है गुड्स को? ऑल ओवर वर्ल्ड की पब्लिक डिमांड करती है, हर रोज के आपके कुछ ना कुछ नीड्स है, तो वैरायटी प्रोडक्ट्स है जिसको आप डिमांड करते हो एवरीडे। Thus public creates the need for transportation by demanding goods from all over the world. What is the role of public? Public is concerned with transportation expenses and effectiveness as well as the environment and safety standards. यानी कि environment available करो, effectiveness होना चाहिए, environment पे bad impact नहीं होना चाहिए, safety standards provide करो environment के लिए, और जो transportation expenses है उसके रिलेटेड आप लोग क्या करोगे, काम करोगे एज अ पब्लिक। इफेक्टिवनेस होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। ओके, while minimizing transportation cost is important to consumers, trade-offs associated with environment and safety standard also require consideration. ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करनी मतलब क्या करना है, कस्टमर के लिए कम करनी है, तो ट्रेड ऑफ्स यानी कि क्या कि पब्लिक के लिए जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रहा है उसके लिए आप जो टैक्स वगैरह लगाते हैं ना, टैरिफ रेट, तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो सकती है। एयर पोल्यूशन एंड ऑयल स्पिल्स रिमेन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, ये जो इश्यूज है, though efforts have been made to reduce pollution, increase safety. Okay, public इस तरह से इसके रोल में काम करेगी। Now let's see first way, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग रेलवे के बारे में स्टडी करते हैं, आपको तो आप लोग एवरीडे वो सर्विस लेते हो रेलवे की, तो आपको पता है रेलवे की क्या प्रोविजन रहती है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन करती है, कौन से मटेरियल का करती है, which carries goods also and main and material also. Okay na, railway plays an important role in country's trade and commerce activities. मतलब कि कंट्री को अगर बिजनेस करना है, कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हमारे लिए रेलवे का जो ये मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, ये बहुत यूजफुल है। रेलवे एक्ट एज द मेन सोर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज। तो एसेंशियल कमोडिटीज कौन से? अभी आप लोग बोलोगे सभी चीजें तो जरूरी है मैडम, कुछ लोगों का ऐसा है कि ब्यूटी एड्स भी है तो भी वो जरूरी है मैडम, खाना जितना जरूरी है, अगर मैं मेकअप नहीं करूंगी तो मुझे नहीं होता है, कॉलेज में मैं कभी विदाउट मेकअप नहीं आती है, ऐसा कहने वाले स्टूडेंट्स भी है। तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि जरूरत, जिसकी डेली आपको जरूरत पड़ती है, इस तरह के कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस द वर्ल्ड। रेलवेज हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। रेलवे नेटवर्क हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट लार्ज शिपमेंट की जाती है एट ए टाइम ऑफ बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स, हेवी प्रोडक्ट्स भी है तो हम लोग रेलवे के थ्रू क्या कर सकते हैं,
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि रेलवे इनकर कंपैरेटिवली हाई फिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स। उसका स्ट्रक्चर जो है रेलवे वैगॉन्स यानी उसके जो कार चलते, उसके रोड पे चलने वाले कार्स रहते कि जिसकी वजह से वैगॉन्स यानी कि आप लोग पिक्चर में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ वो वैगॉन्स किस तरह से काम करते, रेलवे स्टेशन से सिग्नलिंग सिस्टम है, हर चीज के लिए आपको बनाने के लिए कॉस्ट आएगी, तो हाई फिक्स कॉस्ट लगती है इसके लिए। ओके, इंडियन रेलवे ऑपरेट थ्रू, ऑपरेशंस कैसे है, नेटवर्क कितना है, कितने रेलवे स्टेशन है, 6896। रूट कैसा है, लेंथ कितनी है रूट की, 62,800 किलोमीटर्स। इस तरह से रेलवे ऑपरेट करती है इंडियन रेलवे। ओके, एडवांटेज क्या है उसके, हाई स्पीड है, बराबर है। हाई स्पीड क्यों रहता है, क्योंकि कोई ट्रैफिक लगती ही नहीं है। आप देखोगे जब हम रोड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे ना, रोडवेज के थ्रू कैसे हम लोग, एक्सीडेंट का तो चांस ज्यादा रहता नहीं रेलवे में, और कोई परेशानी होती नहीं, सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे रुकना है वहीं पे रुकेगी। सिग्नल है लेकिन वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद रहता है। यहाँ पे तो हमें रोड से अगर जा रहे हैं तो बार बार सिग्नल की वजह से रुकना पड़ता है, एक्सीडेंट के भी बहुत चांसेस रहते हैं, हेवी ट्रैफिक की वजह से भी दिक्कत आती है। लेकिन ये हाई स्पीड है रेलवे, लार्ज कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में एग्जांपल देखो क्या दिया, 60 एवरेज, ऑन एन एवरेज 62 trucks will be required to transport same amount of goods ट्रांसपोर्टेड बाय सिंगल ट्रेन। मतलब जो प्रोडक्ट 62 ट्रक्स के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही प्रोडक्ट की कैपेसिटी, उतने प्रोडक्ट की कैपेसिटी वन टाइम में सिंगल ट्रेन के थ्रू किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उतना प्रोडक्ट एक साथ ट्रेन के थ्रू जा सकता है। समझ में आ रहा है, इतनी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी है रेलवे की। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्यों सुटेबल है, क्योंकि डैमेज के कोई चांसेस नहीं रहते, बिल्कुल सेफ्टी है, सेफ्टी रोड है, यानी कि ट्रॅक पे कोई परेशानी नाही रहती। रस्त्यावर एवढे खड्डे पडलेले असतात की आपले प्रोडक्ट ते खड्ड्यांमधून जाता जाता अर्धा पण शिल्लक राहील की नाही याची खात्री राहत नाही, बरोबर ना। प्रोटेक्शन टू गुड्स, गुड्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, फ्रॉम सन, विंड एंड एयर। सुटेबल फॉर हेवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स, सुटेबल की हेवी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि हेवी लोड वो कैरी कर सकती है, बल्कि प्रोडक्ट्स यानी कि एट ए टाइम लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट्स को वो कैरी कर सकती है रेल। इकोनॉमिकल है बिकॉज रेल ट्रांसपोर्ट इज चीपर एज कंपेयर टू अदर मोड्स। जैसे अदर मोड्स में कंपैरिजन अगर रोड वे से किया जाए, एयर वे से किया जाए, तो ये किस तरह की है, चीपर है रेल ट्रांसपोर्ट। लेस पोल्यूशन होता है इसकी वजह से, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ये तो रेल का तो टिकट का खर्चा कम है मैडम, लेकिन स्टेशन बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा ना। कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टेशन बनाने के लिए तो पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है कि नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे ट्रैक बनाना पड़ेगा, रेलवे क्या ऐसी चलती है नहीं ना, तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो रेलवे ट्रैक का होना जरूरी है, रेलवे वैगन्स का होना जरूरी है। तो इस तरह से हेवी ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ रेलवेज। ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट, अभी इसमें कौन से एक्सपेंस ज्यादा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़िया रहती है इसकी। नो कंपटीशन, कंपटीशन भी नहीं है इसमें। नो डोर टू डोर सर्विस, क्यों नहीं रहती डोर टू डोर सर्विस, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आपके प्रोडक्ट्स को 101% वो ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन डोर टू डोर तो हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सर्विस ये रेल के थ्रू नहीं दी जाती। ओके ना। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं, जैसे मैंने बताया था कि मुंबई से कोलकाता मैंने एक प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन किया, अगर मुझे समझ में आ रहा है विशाखापट्टनम में अगर उसकी जरूरत ज्यादा है, तो फिर मुझे अचानक से रूट नहीं बदलना, मतलब मैं रेल के थ्रू अचानक से प्लान में चेंज नहीं ला सकती। सो ये इनफ्लेक्सिबल मोड है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है इसमें।
वहां पे अगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, रेल वहां तक जाती ही नहीं है, तो फिर मैं किस तरह से सेंड करूंगी? तो ये फ्लेक्सिबल नहीं। वैसे रोड के थ्रू हम कहीं पे भी फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, बराबर है ना। स्ट्रक्चर उतना बना हुआ है, उतनी नेटवर्क बड़ा है उसका रोड का। रोडवेज का देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट ये ओल्डेस्ट मोड है, पहले से हम इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते आ रहे हैं। तो इसमें ट्रक का, ट्रेलर का, कार का, बस का एक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका अल्टीमेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि मुंबई से कोलकाता जाओ या कोलकाता से मुंबई जाओ या कोई और प्लेस पे, डेस्टिनेशन पे सेंड करो, तो भी हम लोग जा सकते हैं। अचानक से प्लानिंग में अगर चेंजेस आए, फ्लेक्सिबिलिटी आई, तो भी पॉसिबल है। इट प्रोवाइड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, it is suitable for locations that are not easily accessible। मतलब कि कौन सा भी प्लेस है ऐसा, कि ऐसा कौन सा ही प्लेस नहीं कि वो नहीं जा सकते हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मतलब कौन से भी लोकेशन पे ये अवेलेबल हो सकता है। रेल का वैसे नहीं देखा हमने, वो डोर टू डोर नहीं जा सकती, रोड के थ्रू हम जा सकते हैं क्योंकि उस तरह का स्ट्रक्चर है रोड का। इन रोड ट्रांसपोर्ट मेजर डोमेस्टिक कार्गो इज मूव on national and state highways. Road transport involves less capital cost but higher operating cost. कैपिटल कॉस्ट क्यों कम आती है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा इतना खर्चा नहीं आता, बट हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों बताया? क्योंकि अगर हमें फिर से वापस रास्ता बनाना है, क्योंकि हर साल बारिश के बाद तो क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस तो आता है, तो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्योंकि इस पे जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा उसमें फ्यूल कितना लगेगा, फ्यूल के रेट्स क्या है, एक्सपेंसिव मोड है वैसे ये। एडवांटेज क्या है देखते हैं अभी हम। लिमिटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है, लेकिन इट रिक्वायर्स मच लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर मोड से कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए तो उतना कैपिटल लगता है। यानी कि कंपैरिजन किसके साथ किए उन्होंने? रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट। डोर टू डोर सर्विस है। Outstanding advantage of road transport is that it provides door to door और warehouse to warehouse service। रोड के थ्रू हम लोग डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल ऐसा रूट है रोड के थ्रू। सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो रेलवे का यूज करते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल है ये वे। फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया फीडर याने क्या कहते हैं उसे मराठी में बोलते हैं की मेन रोडला जे जोडणारे रोड आहेत बाकीचे सबवेज, तर त्याच्यासाठी पण हा ट्रान्सपोर्ट कसा आहे, बेटर आहे। हायवेनेच फक्त नाही होत, तर मेन मार्गाला कनेक्टेड असे जे अदर पण सबवेज आहेत, तर त्याच्या थ्रू पण आपण काय करू शकतो, ट्रान्सपोर्टेशन करू शकतो। डिसएडवांटेज काय आहे? इरेग्युलर आहे, कारण त्याचं कसं आहे, गाडी बंद पडली, ऍक्सिडेंट झाला, ट्रॅफिक लागली, अनरिलायबल आहे। ज्या टायमिंगला डिलिव्हरी पाहिजे त्या टायमिंगला होईलच याची श्युरिटी देऊ शकत नाही। नॉट सुटेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स, त्यामुळे लॉंग डिस्टन्स साठी याचा वापर केला जात नाही रोडवेचा। बॅड अँड अनसेफ रोड कंडिशन्स। रोडच्या कंडिशनचा आता पावसाळ्यात तुम्ही विचारूच नका। टू व्हीलर वर जाताना काय वाटतं आणि रिक्षातून बसत जाताना काय वाटतं, तुम्ही स्वतः फील केलेलं आहे ते। कॉलेजला येताना जे काही लोक अपडाऊन करणार आहेत, बस स्टँड पासून कॉलेज पर्यंत येऊन दाखवा आपल्या, मग समजेल तुम्हाला रोड कंडीशंस। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स। रेट्स में तो डिफरेंस रहता ही है, जिनको जिस तरह से लगाना है ना चार्ज, उस तरह से वो खुद के मन से चार्ज लगा लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोई एक ट्रक है वो तो फिर क्या, वो कैरियर जो है, कैरियर्स लोगों के हाथ में रहता है कितना लेना है, चार्ज किस तरह की होगी, तो यूनिफॉर्मिटी तो रेट्स में रहेगी नहीं। लो स्पीड है इसका एज कंपेयर टू रेलवेज और एयरवेज। आज तक समझा ना? नाउ लेट्स सी एयरवेज। एयरवे ये जो ट्रांसपोर्ट का मोड है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड
It is preferred for highly perishable commodities. Perishable commodities मतलब क्या है कि जिनका लाइफ बहुत कम होता है और वैल्यू इज वेरी हाई. Fixed cost include cost of construction of aircraft, airport. That is, variable costs are extremely high and include fuel and maintenance and in-flight and ground crew cost. Grounds बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हाई कॉस्ट लगेगी, फ्यूल के लिए, मेंटेनेंस के लिए. लेकिन फिक्स कॉस्ट कहाँ पे है कि एयरक्राफ्ट है आपका या एयरपोर्ट है, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट आती है. ओके ना. पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए यूज किया जाता है जिनका लाइफ पीरियड शॉर्ट रहता है और वैल्यू हाई रहती है मार्केट में. गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज ग्रोइंग एट द रेट 15 to 16%. मतलब कितने परसेंट हम लोग ये मोड यूज करते हैं, तो उसका परसेंटेज दिया है. इसके एडवांटेज क्या है? ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लोजर. विद इन फ्यू मिनट्स अगर हम बाहर की कंट्री में जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड क्लोजर, यानी हम इंटरनेशनल मार्केट में भी है तो उसमें भी बिजनेस कर सकते हैं. सीजनल डिमांड है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं. इसका रेट ही बहुत फास्ट है, बरोबर ना. हाई स्पीड है इसका. क्विक सर्विस दी जाती है एयरवे के थ्रू. इजी एक्सेस है, यानी कि असेसिबल मोड है ये. इसकी वजह से हम ट्रांसपोर्ट किसी भी एरिया में कर सकते हैं. इजीली एक्सेस यानी इजीली असेसिबल ऐसा मोड है. नो फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर नहीं मतलब क्या है? शॉर्ट एंड डायरेक्ट रूट वेयर सीज, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट. हवेतून जाताय की नाही, कशाला कुठली अडचण येते. पण डिसएडव्हान्टेज मध्ये तुम्हाला एक त्याचं डिसएडव्हान्टेज लक्षात घ्यावं लागेल. इथे जरी फॉरेस्टचा अडथळा नाहीये किंवा सीचा अडथळा नाहीये, फिजिकल बॅरियर्स नाहीये, नॅचरल हायवे वापरला जातो. तुम्ही म्हणाल हा मी पहिल्यांदाच हायवेचा प्रकार ऐकलाय. नॅचरल हायवे कसा बनतो? इट इन्वॉल्व्स नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. एयरवे के थ्रू अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो इट इज अ नेचुरल हाईवे. नो कॉस्ट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन. डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. हर एक चीज के देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देख रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये तो 5th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है. तो बहुत इजी है, इसके लिए स्ट्रेस ज्यादा नहीं दे रही हूँ. आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज अगेन पूछ सकते. कॉस्टलीस्ट मोड है कौन सा? एयर में कॉस्ट तो लगेगी भैया. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एयरपोर्ट बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट है, बाकी के मेंटेनेंस का वगैरह कॉस्ट है, तो इसके चार्जेस भी हाई रहेंगे. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑफ फ्लाइट आर हायर. एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन पे भी आपका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया है, इसके लिए ऐसा ये मोड कॉस्टलियर है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इसमें कंस्ट्रक्शन की और मेंटेनेंस की. नॉट सुटेबल फॉर हेवी और बल्की प्रोडक्ट्स. जैसे हम लोग ट्रेन में बेचते हैं ना, कोई फोर व्हीलर से, टू व्हीलर से, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेन के थ्रू बेच सकते हैं. लेकिन एयरवे के थ्रू बेच सकते हैं क्या ऐसे हेवी प्रोडक्ट्स? नहीं. बल्कि प्रोडक्ट्स यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में एट ए टाइम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते. तो इसमें पेरिशेबल गुड्स को हम लाइट वेट जो है प्रोडक्ट्स या गोल्ड जेम्स बताया उन्होंने, डायमंड, इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम एयरवे के थ्रू बेच सकते हैं. लिमिटेड कैरिंग कॉस्ट है इसकी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है. एट ए टाइम बल्क क्वांटिटी में नहीं सेंड करते ना, तो इसके लिए. अफेक्टेड बाय वेदर, जैसे फॉग, स्नो, हेवी रेनफॉल अगर है तो उसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हम नेचुरल हाईवे जो यूज कर रहे हैं ना, तो नेचुरल जो रिसोर्सेस है, सॉरी नेचुरल जो अम्यूनिटीज है, तो उनका इम्पैक्ट तो यहाँ पे होगा ही. ओके ना. रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, हजार्डस गुड्स को ले जाना, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है एयरवे के थ्रू. जैसे IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है. IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. नैरो कवरेज, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. हर जगह पे तो ये
एयरपोर्ट वगैरह नहीं अवेलेबल है ना। नैरो कवरेज क्यों है? क्योंकि जहाँ पे जिस लोकेशन पे ये फैसिलिटी है वहीं पे हम प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकते हैं, तो इसका कवरेज एरिया कम है। वाटरवे क्या है? वाटरवे यानी कि शिप के थ्रू जो हम लोग प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इज इट्स कैपेसिटी टू मूव एक्सट्रीम लार्ज शिपमेंट एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये वाटरवे बहुत कॉस्ट बहुत कम आती है इसके थ्रू। कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर हाई। क्यों? शिप को बनाना इतना आसान काम है, तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट तो आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी। It's a large carrying capacity to carry huge shipment, and water transport can be broadly divided into two groups. Sea transport देखिए, which includes coastal shipping. Coastal shipping है यहाँ पे, मतलब ज्याला आपण म्हणतो ना किनाऱ्यावरून जे काही शिप केले जातात, अँड ओव्हरसीज शिपिंग म्हणजेच काय की ऍक्च्युअल समुद्रावरून जे काही तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं किनाऱ्यावरून किंवा समुद्रावरून, तसं. आता सी ट्रान्सपोर्ट कसा केला जातो? गुड्स ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. Sea transport comprises of tankers, containers, container ships and special vessels. यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं ना, टैंकर जैसे बड़े बड़े इसमें जो हम पैकिंग करते हैं, तो वो भी शिप के थ्रू जा सकता है। इसमें प्रोडक्ट्स कौन से होंगे फिर? क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स, कोल, आयरन ओर्स, फूड ग्रेन, स्टील, that major products transported through sea. And India ranks 6th in Asia and 15th in world in sea trade. रैंक देखा है आपने कितने रैंक पे है हम लोग? एशियन कंट्रीज में 6 रैंक पे और 15th में वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम 15th रैंक पे। इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हम वाटरवे के थ्रू कर लेते हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? तो जैसे कि हम कंट्री के अंदर जितना ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज अ रिवर, canal or lake, which is a deep and wide enough for a vessel to pass. Inland water transport involves natural modes such as navigable rivers and artificial modes such as canals. जे इनलँड मध्ये काय काय होतात, ऑपरेशन्स काय होतात, मग त्यामध्ये त्यांनी इनलँड मध्ये ज्या रिव्हर्स सांगितल्यात, फ्यू रिव्हर्सची नावं दिली, गंगा, ब्रह्मपुत्रा किंवा रिव्हर्स इन गोवा, त्याच्यामध्ये हे इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट चालतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. त्याचे ऍडव्हान्टेज काय आहे? लार्जेस्ट कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे. यू नो द शिप इज व्हेरी हाय इन साइज आणि लॉंग डिस्टन्स साठी हा रूट वापरला जातो. प्रोटेक्शन दिलं जातं गुड्सला. त्यानंतर प्रोटेक्शन कशा संदर्भात है? सन, विंड एंड एयर. यहाँ पे वाटर नहीं बोल सकते हैं, वाटर के थ्रू ही जाने वाले, तो सन, विंड एंड एयर. एंड गुड्स आर फ्री फ्रॉम डैमेज. क्यों? रोड से अगर जा रहा है तो रोड का हमने कंडीशन देखा है ना, कितने गड्ढे पड़े हैं, तो फिर हालत बेकार हो जाएगी, गुड्स की डैमेज हो सकता है, चांसेस बहुत बढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये चांस नहीं, वाटरवे के थ्रू डैमेज को अवॉइड किया जाएगा. चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. फ्लेक्सिबल मोड भी है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अचानक से प्लान में चेंज हुआ, किसी और जगह पे आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हम फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं रूट में टाइमिंग के हिसाब से, या किसी चीज में चेंज ला सकते हैं. नेचुरल हाईवे है, जैसे कि ये भी नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके थ्रू भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. सो इट इज अ नेचुरल हाईवे. इसका डिसएडवांटेज क्या है बताओ? ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि पोर्ट बनाना है, पोर्ट क्या ऐसे ही बनते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, शिप्स बनाने, कार्गोज का उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो दे आर वेरी वेरी हाई. सो ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट भी इसके लिए बहुत ज्यादा आएगी. स्लो स्पीड है.
यहाँ से तो हम एयरवे के जैसे भाग नहीं सकते ना, शिप के थ्रू जा रहे तो स्लो स्पीड होगा. अलायंस needed. If port and destination are not adjacent, additional haul by rail or truck is required in order to complete the shipment. Okay. Specialized packaging है. क्यों? क्योंकि consignment जो है इसमें, कंसाइनमेंट यानी आपने जो डिलीवर किया हुआ प्रोडक्ट है, इट हैज टू बी डन इफ इट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटरवेज. पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है. वाटरवे के थ्रू अगर हम शिपमेंट कर रहे हैं तो हमें रोपवे का भी एक ऑप्शन है, देखो, जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को. तो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल इन हिली एंड अदरवाइज इन असेसिबल एरिया. हिली एरिया म्हणजे काय, जिथे तुमची रोड कन्स्ट्रक्शन पण करू शकत नाही, रेल्वे पण जाऊ शकत नाही आणि एअरवेच्या थ्रू पण जाऊ शकत नाही. मग ट्रान्सपोर्टेशन करणार कसं, रोपवेच्या थ्रू. रोपवे माहिती आहे ना सगळ्यांना. Fruits produced in hilly area are brought to lowland for further transportation to consumption center. अभी जैसे हिली एरिया में अगर किसी फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट्स के बहुत सारे ट्रीज है, तो वहां से हमें क्या करना है कि लैंड करना है उसे, या कंजप्शन के लिए कंजप्शन सेंटर पे भेजना है, तो हमें रोपवे का यूज किया जाएगा. वहां पे कोई और वे तो यूज नहीं कर सकते. इट इज सुटेबल व्हेन ग्रेडियंट्स आर स्टीप, स्लोप्स रहते हैं ना. त्यानंतर सांगितलं रोपवे कनेक्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बाय शॉर्टेस्ट रूट. बहुत लॉन्ग रूट का नहीं रहता ये रोपवे, शॉर्टेस्ट रूट के लिए रहता है. इन इंडिया 60% ऑफ द टोटल एरिया इज हिली. अभी कितना परसेंट एरिया हिली है वो बताया, 16%. एंड करंटली इन इंडिया नियरली 178 किलोमीटर रोपवेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ये ध्यान में रखना है. 178 किलोमीटर का रोपवे है जो यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. करंट सिचुएशन के बारे में लिखना है. ओके. एडवांटेज क्या है इसके, बल्क मटेरियल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. एट ए टाइम लार्ज क्वांटिटी में भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. रोपवे हैव लोअर कैपिटल कॉस्ट कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कैपिटल कॉस्ट कम है. रोप का यूज किया जाता है रोपवे में, क्या इतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ता एज कंपेयर टू अदर मोड्स. रोपवेज आर आइडियल फॉर हिली एरियाज. आइडियल फॉर हिली एरियाज क्योंकि अदर अनदर ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे यूज कर सकते ना, तो ये आइडियल ही होगा हिली एरिया के लिए. रोपवेज कॉज लीस्ट डैमेज टू द एनवायरमेंट बिकॉज इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट. अभी यहाँ पे कोई फ्यूल या किसी चीज का यूज ही नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट सेफ रहेगा इस वे के थ्रू. ओके, समझ में आ रहा है ना. डिसएडवांटेज क्या है अब इसके, it has limited scope of operations because it can only function in hilly areas. स्कोप ज्यादा नहीं है. रोपवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ये हम लोगों ने भी बहुत बार नहीं पढ़ा है. तो रोपवे ट्रांसपोर्ट इज स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी स्लो मोड है. पाइपलाइन का तो आपको पता है, ये लिक्विड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल है, क्रूड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन पाइपलाइन. पाइपलाइन तुम्ही बघितलं तर रस्त्याच्या कडेने असतात. तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय की ह्यातून नक्की काय जात असेल, काय कशासाठी. बऱ्याच लोकांना अजून माहितही नसेल कदाचित, आणि ज्यांना माहित नाही ते माझ्यासाठी फार शॉकिंग येते, कारण त्याच्या थ्रू काय काय नक्की पास होतं ट्रान्सपोर्ट. सॉलिड प्रोडक्ट्स कधी सेंड करत नाहीत बघा, किंवा ट्रान्सपोर्ट करत नाही, लिक्विड प्रोडक्ट्स ओनली. सो इन इंडिया पाइपलाइन्स आर एक्सटेन्सिवली यूज फॉर ट्रान्सपोर्टिंग क्रूड अँड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. आता पेट्रोलियमचे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते काय केले जातात, ट्रान्सपोर्ट केले जातात. त्यामध्ये मोर दॅन 6350 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन एक्झिस्ट इन इंडिया. हे जे पर्टिक्युलर तुम्हाला अमाउंट दिलेत ना, की किलोमीटरचे जे काही पर्सेंटेज दिलेलं आहे, तर ते लक्षात ठेवायचं. 27% of the petroleum products are moved by pipelines. पेट्रोल किती प्रमाणात जातं किंवा प्रोडक्ट्स कुठल्या म्हणजे किती किलोमीटर पर्यंतची ती पाइपलाइन आहे पेट्रोलियमची, ते एक मेन्शन केलं किलोमीटर्स.
आता ऍज कम्पेअर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, पाईपलाईन इज इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. याच्यामुळे सुद्धा कुठलंही पोल्युशन वगैरे होत नाही. लक्षात आलंय, सेफ मोड आहे एकदम. त्याचे ऍडव्हान्टेज काय की यामध्ये कंटिन्युटी आहे. कंटिन्युअसली तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करू शकता. इट इज कंटिन्यूअस फ्लो मोड. इट कैन बी यूज 24/7, यानी कि 24 आवर्स की सर्विस है, 7 डेज, मतलब पूरा वीक में आप कौन से भी 24 आवर्स पकड़ो, मतलब कि ऑलवेज यूज किया जाता है इसका. अनअफेक्टेड बाय वेदर, वेदर का इम्पैक्ट नहीं होता पाइपलाइन के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो. हीट रेन स्नोफॉल का कुछ कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है. चीप मोड है ये, इको फ्रेंडली है. नो एम्प्टी वैगन्स, यानी कि कंटेनर्स हैव टू बी बॉट बैक इन केस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. सुटेबिलिटी है, यानी लिक्विड एंड गैस जैसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू सुटेबली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विड्स कैन बी शिप एट द सेम टाइम सेपरेटेड बाय बैचिंग प्लग. एक प्लग के थ्रू हम मैनेज करते हैं, मतलब कि एट ए टाइम हम बहुत सारे लिक्विड टाइप के प्रोडक्ट्स एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं. उस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रहता है पाइपलाइन का. एक प्लग घुमा दिया तो इधर के मोड से दूसरे मोड पे, हाँ, यहाँ से वहां क्या हो सकता है, ये शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, सॉरी शिफ्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट कैनॉट कैरी सॉलिड्स. ओके, इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, स्ट्रेट वे है, यहाँ पे कोई मोड ऐसे चेंज नहीं कर सकते वाटर वे जैसा. तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है. कंटिन्यूअस कॉशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग एनी लीकेज. समटाइम्स इट इज क्या है, हार्मफुल, कारण लिकेज वगैरे जर झालं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. लक्षात आलं. मग त्याच्यामुळे तिथे काळजी घेणं हा प्रकार खूप येतो. कॉशन. फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ट्रान्सपोर्टेशन डिसिजन. कुठले फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करतात, नेचर ऑफ गुड्स. मग त्यामध्ये काय येतं की एक्सपेन्सिव्ह गुड्स जर असतील तर ते फास्टेस्ट मोडच्या थ्रू आपल्याला पाठवावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड अँड डायमंड, सी हियर. And airways may be selected so that the goods are delivered quickly and safely. सेफ्टी तो चाहिए ना, गोल्ड है तो यहाँ पे तो चलते चलते कोई चेन निकाल के लेके जाता है. तो इंडिया में तो इतनी हालत खराब है, तो हम लोग यहाँ पे सेफ मोड का यूज करेंगे. एयरवे के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेफली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गोल्ड या डायमंड जैसे प्रोडक्ट्स को. फॉर लार्ज बल्कि प्रोडक्ट्स तो एयरवे तो सुटेबल नहीं है, तो सी वे के थ्रू या रेलवे के थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं. और लिक्विड के लिए तो हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. तो नेचर ऑफ गुड्स क्या करता है, इम्पैक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन के मोड पे. ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन. अगर मुझे किसी गुड को सेंड करना है तो उसका नेचर स्टडी करना पड़ेगा. ये पेरिशेबल है, हेवी है या एक्सपेंसिव है. उसकी वजह से मैं क्या करूंगी कि सिलेक्टिव ऐसा मोड चूज करूंगी. Availability कैसी है, in order to satisfy consumers the goods should be made available when they are required. जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं क्या करूंगी, इजीली असेसिबल करूंगी मेरे प्रोडक्ट्स. डिस्टेंस कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस द मोड कैन बी चूजन. यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा मोड यूजफुल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किस तरह का मोड. जैसे रोड वे कैसा है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो डिस्टेंस भी इम्पैक्ट करता है ये फैक्टर. कॉस्ट भी आती है उसमें. फॉर एग्जाम्पल वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट इट इज द स्लोवेस्ट मोड and as well, and hence the delivery of good may be delayed and it is not advisable for an organization to use. The same thing goes with air transport. It is fastest but at the same time the costliest. यानी मोड चूज करते वक्त मुझे डिले भी नहीं करना है, इन टाइम डिलीवरी भी करनी है और कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, तो इस तरह से मोड चूज करना पड़ता है. ओके ना. डिलीवरी टाइम का भी इम्पैक्ट करता है. डिलीवरी शेड्यूल कैसा है, डेट कौन सी है, उसके हिसाब से मोड चूज करो, अदरवाइज डिले हो सकता है. फ्रीक्वेंसी किस तरह से देनी है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर मुझे कैरियर्स का यूज करना है तो कॉस्ट भी बढ़ती है, डेस्टिनेशन बढ़ता है. तो यहाँ पे क्या करना है कि गुड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिजायरेबल as we can rely upon that mode. Okay, कैपेबिलिटीज ऑफ मोड. मोड की कैपेबिलिटी क्या है, मुझे
Road transport has medium carrying capacity and airways has lowest carrying capacity. मुझे कितनी कैपेसिटी में प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है उस पे भी इम्पैक्ट करता है कि कौन सा मोड चूज करना है. ओके, स्पीड कितना है उस मोड का, रिलायबल है क्या वो मोड, यानी कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द मोस्ट रिलायबल मींस एज कंपेयर टू अनदर मींस. ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि इट एंश्योर्स अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन इन सेम कंडीशन एज दे वर परसीव्ड टू अराइव. ओके ना, डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सोचना है यहाँ पे. ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. टर्मिनल फैसिलिटीज कौन सी, इट इज डिफाइंड एज एनी फैसिलिटी वेयर गुड्स आर असेंबल और डिस्पर्स. मतलब किस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्राइट चार्जेस. इट इज द लोकेशन वेयर गुड्स ओरिजिनेट, टर्मिनेट्स और इज हैंडल इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. Terminal must have well-mentioned loading and unloading facilities, platforms, special equipments to handle goods. यानी कि टर्मिनल फैसिलिटीज में क्या आता है कि आप लोग लोड अनलोड करते हो, वेयर हाउस के थ्रू अगर जाना है, रेल से जाना है तो हम लोग एक बार ट्रक में क्या करेंगे, लोड करेंगे. ट्रक से वापस रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहां से अनलोड करके वापस हमें ट्रेन से जाना है, ट्रेन से फिर वापस अनलोड किया जाएगा, वहां से वापस लोकेशन पे या डिस्टेंस पे लोड किया जाएगा. तो ये प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं. तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल फैसिलिटीज, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड व्हीकल्स यानी कि मूवमेंट करने के लिए गुड्स की हम लोग क्या करते हैं, ट्रक, शिप्स, ट्रेन. Selection of vehicle depends on various factors such as speed, cost and carrying capacity. तो इस तरह से हम उनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है ऐसा व्हीकल चूज कर लेते हैं मूवमेंट के लिए. ओके, राइट ऑफ वे. कौन सा राइट ऑफ वे, मतलब कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट वे चूज कर सकते हैं. तो ये फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है. प्राइम मूवर्स कौन है इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन लोकोमोटिव्स the prime movers are the source of power for its movement. मतलब power house, prime movers are the powerhouses moving the vehicle of transportation. पावर हाउस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक रखते हैं और जहाँ से हम मूव करते हैं व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. ये भी फैक्टर इम्पैक्ट करता है. कैरियर ऑर्गेनाइजेशंस आर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. Providers in business transportation of goods is the core business of such service providers. Okay, next thing is intermodal transportation. What is mean by intermodal transportation? It is known as multimodal transportation. You know multi channels. ये जो हमने टॉपिक स्टडी किया, मल्टी मॉडल यानी एक से ज्यादा मोड हम लोग वन और मोर मोड क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे यूज कर लेते हैं. द मेन एम ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यानी कि एट ए टाइम हम लोग बहुत सारे मोड्स अगर यूज कर रहे हैं कि यहाँ से मैंने ट्रक से भेज दिया स्टेशन तक, स्टेशन से वापस रेलवे का यूज किया, मतलब मैं बहुत सारे मोड, रोड वे भी है उसमें, रेलवे भी है, वहां से अनलोड करने के बाद वापस अगर कोई और मोड चेंज होता है तो ये दैट इज कॉल्ड इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन. ओके, and that advantage of the economies of each mode and thus provides the best service at lowest possible cost. Okay, significance of the intermodal transportation. अभी इतने सारे पॉइंट स्टडी करने हैं इसके अंदर. minimizing time, minimizing cost, less documentation formalities, reduce difficulties, reduce loss or damage to the cargo. So the main intermodal combinations are, नेम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं. फर्स्ट किस तरह से पिगी बैक, ये कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया मल्टी मोड्स यूज कैसे करेंगे एट ए टाइम. तो उन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ना, तो कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर नेम दिया है. अगर मैंने रोडवे, अभी देखो पिगी बैक में कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है, रेल और रोड, दो मोड्स मैंने यूज किए, दैट इज मल्टी मोडल कॉम्बिनेशन. सो इसका नाम है पिगी बैक.
जैसे पिग्गी बैंक आपने एक कंसेप्ट सुनी होगी ना, जैसे पिग्गी बैंक में क्या आता है, कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, रेल एंड रोड, दो मोड से। कंसाइनमेंट यानी गुड्स इज प्लेस्ड ऑन द रेल कार, कार यानी कि वो फ्लैट ऐसी नहीं रहती क्या कार उसकी, इसको हम ट्रैक के थ्रू भी वो चलती है। तो रेलवे स्टेशन ऑफ ओरिजिन, रेलवे स्टेशन से वो क्या किया जाता है, रेल कार का यूज किया जाता है, एंड देन ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज अप टू द रेलवे स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन, and after reaching there consignment are placed on a truck and transported to exact destination by roadways। मतलब स्टेशन से अगर कोई भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्रोडक्ट वहां पे लोड अनलोडिंग की जो प्रोसेस है तो वो इस रेल कार के थ्रू की जाएगी। सो हमने वहां से रोड का भी यूज किया और रेल का भी यूज किया, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल एंड रोड एंड दैट इज कॉल्ड पिग्गी बैक। ओके, QFC ट्रेलर ऑन फ्लैट कार, आपने ये कार्स देखे ऐसे। इन दिस टेक्निक ट्रेलर इज प्लेस्ड ऑन रेल फ्लैट कार and is transported from station of origin to the station of destination through railways। समझे ना, ये ट्रेलर कार है। COFC कंटेनर ऑन फ्लैट कार, ये देखो ये फ्लैट कार है, पिक्चर दिख रहा है ना, आपने देखा है बहुत बार। ये कंटेनर ऑन फ्लैट कार क्या करती है, द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन अ रेल फ्लैट कार, जैसे कि ये कंटेनर दिख रहा है ना आपको, ये कार मतलब ये फ्लैट स्ट्रक्चर है और उसके लिए क्या है प्रोविजन उसके, ये देखो टायर्स नहीं रहते इसको। एंड देन आफ्टर रीचिंग द स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन द ट्रक एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एक्चुअल डेस्टिनेशन। फिर ट्रक में इसको कंटेनर को डालेंगे। ओके, स्टेशन से आपने जो डेस्टिनेशन चूज किया वहां तक हम जाने के लिए क्या करेंगे कि इस कंटेनर को वापस ट्रक में डाला जाएगा और ये एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे हमें सप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, उस जगह पे सेंड किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिशी बैग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड रोड। फिशी में क्या रखना है यार, फिश को याद रखते हैं तो हमें वाटर की याद आती है और उसके साथ रोड। पिग्गी में क्या रखना है यार, कि रेल और रोड, RR ध्यान में रखो, ये कॉम्बिनेशन है, दो मल्टी मोड से यहाँ पे यूज किए। तो कंसाइनमेंट इज प्लेस्ड ऑन द शिप और वेसल एट द पोर्ट ऑफ ओरिजिन। बंदरावरून तुम्हाला एखादा गुड्स घ्यायचा एंड देन ट्रांसपोर्टेड बाय वॉटरवेज अप टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। अब अभी एक बार वो पोर्ट पे आ गया, दूसरे पोर्ट पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट किया एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे। लेकिन अगर वो पोर्ट से हमें क्या करना है, एक्चुअल डेस्टिनेशन पे किसी वेयर हाउस पे उसकी डिलीवरी करनी, तो वापस पोर्ट से हमें क्या यूज करना पड़ता है, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, ट्रक के थ्रू वापस वो ले जाना पड़ता है जो शिप के थ्रू आया हुआ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे वाटर एंड रोड का कॉम्बिनेशन है। बर्डी बैक, ऑब्वियसली बर्डी बैक मतलब बर्डी का मीनिंग क्या, एयर में जो चलने वाले बर्ड्स है, तो ऐसे ध्यान में रखना है। एयर एंड रोड, रोड हर एक इसमें है, पिग्गी में ओनली हमें रेल ध्यान में रखनी है। वापस आपने फिशी में वाटर ऐड किया और बर्डी में एयर, इस तरह का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है और ये लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आए तो। एयर कार्गो एट द एयरपोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड देन ट्रांसपोर्टेड बाय एयरवेज अप टू एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब एयरवे के थ्रू भी हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें रोड का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्टेशंस जो रहते हैं, एरोप्लेन जहाँ पे भी रुकता है वहां से तो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाने वाला, तो मार्केट में जाने के लिए प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, वापस रोड स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से ये डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट प्लेस किया जाएगा, कंसाइनमेंट को प्लेस किया जाएगा। लैंड ब्रिज क्या है देखो, it is a part of intermodal logistic distribution system। यानी लैंड ब्रिज पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस ओवर वाटर, लैंड वाटर रूट। आपको पता है ब्रिज, लैंड ब्रिज बनते हैं, ब्रिज के बारे में सबको पता है, ब्रिज क्या है अभी वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लैंड ब्रिज इन्वॉल्व्स बिगिनिंग बाय शिपिंग अ प्रोडक्ट अक्रॉस वाटर, यानी कि कभी कभी इसके वाटर के इसके ऊपर भी क्या किया जाता है, शिप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिप करने के लिए प्रोडक्ट को ब्रिज का यूज किया जाता है। शिपिंग के स्टार्टिंग में ब्रिज बनाया जाता है।
ट्रांसफरिंग द शिपमेंट टू सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट करते वक्त कभी कभी रोड वे पे भी हम लोग क्या कर सकते, ब्रिज बना सकते। फिनिशिंग द मूव अक्रॉस वाटर, उसमें भी एक कंडीशन है। Thus land bridge is provided between two water movements. अभी लैंड ब्रिज में वाटर मूवमेंट्स किस तरह के होते हैं? टू वाटर मूवमेंट्स। इट इज अ सर्विस इन विच अ फॉरेन कार्गो क्रॉसेस अ कंट्री इन रूट टू अनदर कंट्री। कंट्री को क्रॉस करने के लिए जो रूट्स यूज किए जाते हैं अनदर कंट्री में, तो फॉरेन कार्गो जहां से जाते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। मिनी लैंड ब्रिज, अभी इट इन्वॉल्व्स पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक पोर्ट से हमने दूसरे पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, इफ द कार्गो एनी गुड्स फ्रॉम यूरोप हैज टू बी डिलीवर्ड टू चेन्नई पोर्ट, द कार्गो माइट बी रिसीव एट द मुंबई पोर्ट एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेल टू चेन्नई। चेन्नई में तो पोर्ट नहीं है ना, फिर हमारे कंट्री में अगर भेज रहा है, यूरोप क्या कर रहा है कि किसी गुड्स को डिलीवर कर रहा है, तो मुंबई पोर्ट पे लिया जाएगा और मुंबई पोर्ट से ट्रांसपोर्ट किस मोड के थ्रू किया जाएगा, रेल के थ्रू चेन्नई में पहुंचाया जाएगा। मिनी लैंड ब्रिज, ओके ना। इस टर्म एज मिनी लैंड ब्रिज एज द फॉरेन कार्गो ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स एट द पॉइंट विद इन द सेम कंट्री, ओके। माइक्रो ब्रिज क्या है? It involves transportation between port city and non-port city. For example, if the cargo from Europe has to be delivered New Delhi, यानी यहाँ पे पोर्ट नहीं, non-port city बताया, then the cargo might be received at Mumbai port and then transported through rail to New Delhi. यहाँ पे भी इसमें जैसे क्या, वैसे इसमें भी कर दिया जाता है। माइक्रो ब्रिज है, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से मल्टी मोड यूज किया जाता है। ट्रक है, यहाँ से बर्डी बैक में क्या आता है, एयर और रोड। फिशी बैक में वाटर और रोड। पिगी बैक में रेल और रोड। समझ में आ रहा है? हाँ, कंपैरिजन दिया है देखो, रेल एंड रोड। अभी हमने सब स्टडी किया तो आपको बहुत इजीली समझेगा। ये हेवी बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल के थ्रू। रोड के थ्रू बल्क हैज टू बी ब्रोकन इन यूनिट्स, यानी कि लोडेड इनटू कैरियर्स व्हिच हैव लोअर कैपेसिटी। It is very cost effective, it is less cost effective. Rail facilitates quick and uninterrupted flow of goods, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट के वगैरह कोई चांसेस नहीं या सिग्नल का कोई चांस नहीं। Flow can be interrupted due to external factors, that is improper formalities, जैसे कि टोल फॉर्मेलिटी है या बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रोड पे हमें करने पड़ते हैं। रेलवे हैज टू बी डिपेंड ऑन roadways for ultimate destination delivery, no door to door transportation. रेलवे के थ्रू तो हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते, तो स्टेशन टू स्टेशन ही डिलीवरी की जाएगी, बट रोड के थ्रू हम डोर टू डोर भी सर्विस दे सकते हैं। इट हैज ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी इज लो बिकॉज 30 टन्स मैक्सिमम कैरी कर सकती है एक ट्रक, ओके। Customization has no place as it is fully owned and managed by government. ये गवर्नमेंट मैनेज करता है रेलवे का पूरा। हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल, प्राइवेट कैरियर्स प्ले ऑन इट। यहाँ पे प्राइवेट कैरियर्स है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी रेलवे सुटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवे सुटेबल है। अभी वाटरवे और रोडवे में क्या डिफरेंस है? तो हेवी बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, हेवी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। कैपेसिटी कैसी है रोडवे की? वाटरवे की कंपैरिजन से कम है, लोअर है। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्यों है? चीपेस्ट मोड है, लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी, लेस कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ड्यू टू वोलेटाइल ऑफ प्राइसेस ऑफ फ्यूल। वोलेटाइल क्यों बता रहे हैं? अरे हर दिन 10-5 रुपया, 10-5 का भी फर्क कर लेते हैं ये लोग। न्यूज में तो हम देखते हैं ना फ्यूल के रेट किस तरह से है, तो ये वोलेटाइल है। वाटरवेज हैज टू बी डिपेंड ऑन रोडवेज फॉर अल्टीमेट डेस्टिनेशन।
अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे डिलीवरी की जाती है लेकिन डोर टू डोर नहीं की जाती ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए रोडवे। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग ऑफ कार्गो, जैसे कंटेनर वगैरह यूज किए जाते हैं वाटरवे के थ्रू। नो सच स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड इन रोडवेज। रोडवेजला तेवढंच प्रिकॉशन नाहीये जेवढ्या की वॉटरवेच्या थ्रू पॅकेजिंगला प्रिकॉशन आहे. Waterway has huge capital expenditure and roadways has comparatively less capital expenditure. आता काही फॅक्टर्स दिले जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वर काय करतात, इम्पॅक्ट करतात. त्यामध्ये प्रोडक्ट रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड. आता यामध्ये प्रोडक्ट रिलेटेड कुठले? डेन्सिटी रेफर्स टू वेट अँड स्पेस एस्पेक्ट्स. आता त्या प्रोडक्टचं वेट किती आहे आणि किती स्पेस त्याला लागते त्यानुसार ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट आपण इथे काय करतो, म्हणजे त्याच्यावर इफेक्ट होतो. सपोज तुमचा आता हेवी प्रोडक्ट आहे आणि बिग साइज शेप मध्ये अवेलेबल आहे, तर त्याच्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट किती आहे. वेट अँड स्पेस ऑफ प्रोडक्ट are important factors influencing transportation costs. Some product may be lightweight but occupy more space. म्हणजे खूप वेट नाहीये त्या प्रोडक्टचं, पण ते भरपूर जागा व्यापतात, म्हणजे they occupy very big space, more space. At that time you have to see the cost. Transportation cost is more. Okay. Sometimes products may be heavyweight but occupy less space. अशी पण कंडिशन असेल. Then too it is not possible to load more products. म्हणजे काय की तरी सुद्धा आपण जास्त प्रोडक्ट्स काय करू शकत नाही, लोड करू शकत नाही. Thus weight and space of product has an impact on associated transportation cost. म्हणजे वेट आणि स्पेस प्रोडक्टची त्याचा इम्पॅक्ट होतो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वर. त्यामध्ये एक्झाम्पल पण दिलं बघा. हिताची प्लेस ऑन अन ऑर्डर फॉर ऑइल रिझर्वायर विच हॅड टू बी डिलिव्हर्ड टू ऑस्ट्रेलिया. द ऑइल रिझर्वायर बीइंग हेवी was split in parts but no carrier was ready to take the consignment due to the shape. कंटेनर का शेप तो रिजर्वायर है, यानी ऑयल रिजर्वायर्स का शेप बढ़िया. ओनली द एएफएल कार्गो डिवीजन इन पुणे डिलीवर्ड द शिपमेंट इन राइट टाइम. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, उसका वेट कितना है, शेप कैसा, हेवी है, तो फिर कोई झट से क्या नहीं होता है, कैरियर के लिए रेडी नहीं होता है. तो एक पुणे का डिलीवरर है, शिपमेंट है जो राइट टाइम पे डिलीवरी करती है विदाउट डैमेज, ऐसा बताया. ओके. स्टॉवेबिलिटी मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू प्रोडक्ट डायमेंशंस, दैट इज साइज शेप ऑफ द प्रोडक्ट and how dimensions affect vehicle space utilization. यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया on the other side atoms with standard rectangular shape are much easier to store and make optimum use of vehicle space. शेप किस तरह का है, जैसे एक दूसरे के इसमें बैठ रहा है शेप, तो एट ए टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के लिए स्पेस अवेलेबल व्हीकल में हो सकती है, लेकिन वो डिफरेंट साइज शेप के प्रोडक्ट्स है, तो फिर क्या होगा कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. एक ऐसा है कि रेक्टेंगुलर है, दूसरा ट्रायंगल शेप में है, तो किस बहुत स्पेस वेस्ट जाएगी बीच में जो स्पेस रहती है. समझ में आ रहा है ना. दैट इज स्टॉवेबिलिटी. हैंडलिंग किस तरह का है, प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट. हैंडलिंग किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के साइज एंड शेप पे. प्रोडक्ट विथ ऑड साइज शेप में क्रिएट डिफिकल्टी इन हैंडलिंग. So cost of the transportation is increases. On the other hand, atoms with regular size shape are much easier to handle. Regular size shape में product available है, तो हम लोग easily handle कर सकते हैं, and this decreases the cost of transportation. Liability क्या है? It is the probability of theft. बहुत बार कुछ प्रोडक्ट्स जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको थेफ्ट का भी क्या रहता है, ख्याल रखना पड़ता है, थेफ्ट के बारे में सोचना. So carrier must either have insurance to protect against possible claims to accept responsibility for any damage. अगर डैमेज नहीं होना चाहिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट है या थेफ्ट का भी हमें डर है, तो फिर हमें इंश्योरेंस निकालना चाहिए जिसकी वजह से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं. दैट मींस लायबिलिटी. ओके. मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स कौन से? लोकेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट का लोकेशन कौन सा है,
उस पर डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिस्टेंस कितना आएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हायर। ओके, इस तरह से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अभी गवर्नमेंट किस तरह के रेगुलेशन लगाता है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे रूल्स बनाती है ना, ट्रेड तारीफ रिलेटेड गवर्नमेंट टैक्स पे करने पड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे होता है। सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट, अगर हेवी सीजन है मतलब producing seasonal fruits products, transportation cost be high and during seasons peak and will be very low during off seasons। मतलब पीक आवर में अगर है कोई फ्रूट्स या कोई भी गुड्स तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहती है और ऑफ सीजन में कम रहती है। ओके, प्रोडक्ट की मूवमेंट कौन से सीजन में होती है उसका इम्पैक्ट भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे होता है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इट हैज एन इफेक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम लोग अगर हमारे कंट्री के अंदर ही सेल कर रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट अलग रहेगी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। ओके ना, क्योंकि बाहर जाना है तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आते, अदर कंट्रीज के भी गवर्नमेंट उनके रूल्स रेगुलेशंस आते, तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ती है यहाँ पे। ओके, डिग्री ऑफ कंपटीशन किस तरह का है, कंपटीशन का इम्पैक्ट क्यों आता है। इफ देयर आर मेनी ट्रांसपोर्ट कैरियर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी लो एंड वाइस वर्सा। बहुत सारे ऑप्शंस अगर आपके हाथ में रहते हैं ना तो कैरियर्स के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। ओके, यहाँ तक समझा है भैया? बहुत बढ़िया था ये, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला। बहुत सिंपल था, हमने एट ए टाइम इसके लिए लिया क्योंकि जो सिलेबस है वो इसी तरह का है, वास्ट है। अगर हम बहुत ब्रेक ब्रेक के बाद जाएंगे तो आपको कोई भी चैप्टर एक साथ समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरा एक भी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक टॉपिक पूरा समझ में आएगा। ओके, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझी है तो आप वापस मुझे पूछ सकते हैं। आप बार बार ये वीडियोस देखो, ऍट द एंड पॉइंट म्हणजे जसं एक्झाम पर्यंत तुम्ही हे खूप वेळेस पाहू शकता। चॅनलवर आपले व्हिडिओज आहेत, काही शंका असतील तर विचारू शकता। नोट्स तयार करायच्या, त्याच्यावर सुद्धा क्वेश्चनरी आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स आहेत, फिल इन द ब्लँक्स आहेत, मॅच द फॉलोइंग आहे, मॅच त्या सगळ्याचे आन्सर्स दिलेले आहेत, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आहे। प्रत्येक याची क्वेश्चनरी सोडवायची आहे असाइनमेंट म्हणून, म्हणजे प्रॅक्टिस होईल। सो आज इथेच थांबतोय आपण। थँक्यू सो मच। आपण उद्याच्या लेक्चरला सेकंड चॅप्टर घेऊया, सेकंड युनिटचा वेअर हाऊसिंग। ओके, सो थँक्स।